नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में दो चीजों की बात करूंगा फ्रेंड्स, एक है कैश रिजर्व रेशियो और एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए आसान सी चीज है, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, बट फिर भी बहुत जल्दी में मैं इसको खत्म कराना चाहूंगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है फ्रेंड्स? ये आपने शेड्यूल्ड बैंक के बारे में सुना होगा फ्रेंड्स, पहले की वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ये जो शेड्यूल्ड बैंक है, इनके जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है शेड्यूल्ड बैंक्स की, उस नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट हिस्सा ये शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई के पास रखते हैं और उस हिस्से पे इन शेड्यूल्ड बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। समझ गए? तो यानी सीआरआर के अंदर जो भी पैसा रखा जाएगा उस पे कोई भी इंटरेस्ट उस शेड्यूल्ड बैंक को नहीं मिलेगा। अभी के लिए कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 4%। लास्ट टाइम ये चेंज कब हुआ था? तो देखिए लास्ट टाइम 9 फरवरी 2013 को ये चेंज हुआ था। 9 फरवरी 2013 से पहले ये 4.25% था, उसके बाद ये 4% हो गया और अभी तक ये 4% ही है। तो सीआरआर क्या है कि कितना परसेंट पैसा एक शेड्यूल्ड बैंक अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का आरबीआई के पास रखेगा, तो कितना रखेगा? 4%। इस कैश रिजर्व रेशियो से क्या क्या करा जा सकता है? तो देखिए कुछ दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो यह है कि अगर उस बैंक के नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 4% हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास है, तो मान लो अगर उस बैंक को इमीडिएटली अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए बहुत सारे डिपॉजिटर्स आके अपना पैसा मांगने लगते हैं, तो उस केस में कुछ पैसा साइड में रखा हुआ है कि तुरंत वो पैसा निकाल के कस्टमर्स को वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, ये कैश रिजर्व रेशियो मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसके जरिए पैसे के फ्लो को इकोनॉमी में रेगुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए कल की डेट में बहुत ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है और पैसे के फ्लो को इकोनॉमी में आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है, तो आरबीआई क्या करेगा? वो एकदम से सीआरआर को 4% से बढ़ा के 20% कर सकता है। तो उसके पास क्या हो जाएगा कि बैंक को अपने टोटल पैसे का 20% बैंकों के पास रखना पड़ेगा। तो अभी की डेट में जो सीआरआर 4% है वो 20% हो जाएगा। तो जो इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है वो कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल कर पाएगा। उसी तरीके से अगर सीआरआर आरबीआई कम कर देता है तो बैंकों को कम पैसा रखना है आरबीआई के पास, तो जो इकोनॉमी के फ्लो में जो पैसा है वो ज्यादा हो जाएगा, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी की डेट में 4% चल रहा है आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। फिर से नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आ गया, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में उसको नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए। क्या ये जो सीआरआर है, जो 4% नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का जो आरबीआई के पास रखा है, क्या इस पे बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है? याद रखिएगा, बैंकों को इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अच्छा, सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को किस तरीके से मेंटेन करना होता है? तो देखिए डेली बेसिस पे मेंटेनेंस करना होता है। हर फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाती है आरबीआई के पास। डेली बेसिस पे जो सीआरआर बैंक्स मेंटेन करती हैं उसका 95% रिक्वायरमेंट डेली मेट होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी 4% पूरा का पूरा रहे ऐसा नहीं है। एसएलआर में ये नहीं है, एसएलआर के बारे में बताऊंगा अभी। तो 95% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट अगर मेंटेन करता है तो कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट के नीचे अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करता है तो बैंक रेट +3% की पेनाल्टी लगती है उस पर्टिकुलर बैंक पे पहले दिन के लिए, और अगर दूसरे दिन भी उसका वो शॉर्टफॉल रहता है तो बैंक रेट +5% की पेनाल्टी लगती है। तो अगर 95% ऑफ द डेली सीआरआर रिक्वायरमेंट से नीचे जाता है तो जितना शॉर्टेज है उसके ऊपर बैंक रेट +3% की पेनाल्टी लगेगी पहले दिन, और उसके बाद के दिनों पे बैंक रेट +5% की बेसिस पे पेनाल्टी लगने लगेगी। ये तो हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो। आते हैं अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये क्या चीज है? अभी की डेट में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है इकोनॉमी में? 19% है। मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, इसको कभी बदला जा सकता है। लास्ट टाइम से कब बदला गया था? देखिए अप्रैल 13 2019 से पहले ये था 19.25%, और अप्रैल 2019 को इसको बदल के कर दिया गया कितना? 19%। तो अभी के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? 19%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू क्या करना चाहते हैं आरबीआई? तो देखिए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 19% एसएलआर में डालना है। किस फॉर्म में डालना है इस पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। इस टूल से क्या होगा?
बैंकों की सॉल्वेंसी को गारंटी किया जाता है। अब बैंकों की सॉल्वेंसी क्या हो गया, मतलब कि बैंक सॉल्वेंट रहे, बैंक प्रॉपर वे में फंक्शन करता रहा है। कहने का मतलब है कि देखिए 4% आपने सीआरआर में डाल दिया और बचा 19% यहां पे आपने इसको एसएलआर में डाल दिया, तो क्या है कि कल की डेट में एकदम से अगर बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो एसएलआर कोटा से निकाल के दिए जा सकते हैं। बैंक क्रेडिट के एक्सपेंशन को चेक करता है। क्या होता है फ्रेंड्स एसएलआर में, एसएलआर में ये जो 19% है ना किसी एक बैंक की नेट डिमांड ऑन टाइम लायबिलिटीज का, इस 19% को निकाल के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन सी है, देखिए इसमें कुछ हद तक कैश भी हो सकता है, इसमें गोल्ड भी हो सकता है। एसएलआर में गोल्ड का जो कीमत होगी वो उस समय के प्रेजेंट मार्केट रेट के हिसाब से होगी। फिर इसमें एसएलआर सिक्योरिटीज होती हैं, उस एसएलआर सिक्योरिटीज में आपका ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं और बहुत सारे स्टेट डेवलपमेंट लोन भी होते हैं। क्या होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत लंबे पीरियड के लिए 40-50 साल के लिए अपने डेवलपमेंट के लिए लोन उठाता है, तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन वाली सिक्योरिटीज भी होती है। तो ये सब मिला के ये 19% होता है। खास बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि सीआरआर की तरह कि आपका 4% पैसा साइड रख दिया तो उसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। एसएलआर में रिटर्न मिलता है, बहुत बहुत कम मिलता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन बहुत लंबे समय के लिए काम करते हैं, 50 साल 40 साल, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न है वो बहुत कम है। लेकिन जब 19% पैसा आपका एसएलआर में आ जाएगा तो एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट को आप चेक कर सकते हो। बैंक क्रेडिट एक्सटेंशन कैसे कि मान लीजिए अगर एसएलआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती शेड्यूल्ड बैंक के ऊपर, तो शेड्यूल्ड बैंक क्या करते कि ये जो 19% पैसा था वो इकोनॉमी में घुमा देते, तो बैंक का जो क्रेडिट एक्सपेंशन था वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहां पे बैंक का क्रेडिट एक्सेप्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं हुआ है, चूंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। कल की डेट में मान लीजिए डिपॉजिटर्स अपना पैसा मांगते हैं और सीआरआर भी कम पड़ जाता है तो एसएलआर से निकाल के दिया जा सकता है। समझ गया आप बात को फ्रेंड्स? तो लिक्विडिटी को चेक करने का, बैंक की सॉल्वेंसी को मेंटेन करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और इस पे जो शेड्यूल बैंक्स का जो पैसा लगा है इस एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज में उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है। अब यहां पे अगर बात की जाए कि भाई मेंटेनेंस कैसे होगा एसएलआर का, तो भैया एसएलआर में जैसा कि सीआरआर ने बताया था कि 95% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट के नीचे जाएगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। यहां पे 100% लेवल मेंटेन करना है एसएलआर में। अगर आप अपने 100% जो जितना भी 19% आपको मेंटेन करना, अगर आप उससे नीचे जाते हैं तो पहले दिन के लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा बैंक रेट प्लस 3% का, और पहले दिन से ऊपर चले गए आप तो बैंक रेट प्लस 5% का आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो पेनाल्टी का रेट वही है, बशर्ते यहां पे पूरा 100% आपको मेंटेन करना है। अगर उससे नीचे गए तो तुरंत आप पे पेनाल्टी लगेगी। सीआरआर में क्या था कि भाई 95% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट से नीचे जाए तो पेनाल्टी लगेगी। तो ये है आपका कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो कैसी लगी। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो अगर देखना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स, बाय।